सो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सारे हैप्पी होंगे, सारे हेल्दी होंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये हमारा लर्निंग सेशन। इस लर्निंग सेशन में हम लोग सीख रहे हैं मैग्नेटिज्म के रिगार्डिंग। तो मैग्नेटिज्म में हम लोग बहुत कुछ पढ़ रखे हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट पढ़ रखे हैं, एम्पियर्स लॉ पढ़ रखे हैं, बायट-सावर्त लॉ पढ़ रखे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करना पढ़ रखे हैं, करंट कैरिंग लूप का डायपोल मोमेंट क्या होगा ये पढ़ रखे हैं, मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होगा, किस तरह से रेडियस होगा, रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, ये सब पढ़ रखे। उसमें हेलिकल पाथ में किस तरह से मूव करेगा ये सब भी हम लोग पढ़ रखे। इसमें न्यूमेरिकल भी लिया था कि किस तरह से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, उसको भी हमने डील किया था। आगे हम इसी में प्रोसीड करते हैं। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड में एक आता है डिवाइस पढ़ना होता है आपको, जिसको हम बोलते हैं साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन, ओके। सो इसको जो है हम लोग बोलते हैं साइक्लोट्रॉन बोलते हैं। साइक्लोट्रॉन डिवाइस जो है सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड एंड सबसे ज्यादा कॉस्टली डिवाइस वर्ल्ड का जो है वो है साइक्लोट्रॉन है, ओके। सो और सबसे लार्ज साइक्लोट्रॉन के बारे में आपको पढ़ना है तो विकिपीडिया पे या यूट्यूब पे जाके आप एक सर्च करना LHC, लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर जिसको बोला जाता है। और दुनिया के जितने भी पार्टिकल फिजिक्स हैं सारे के सारे इसी डिवाइस पे जाके इसके आसपास जो है वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। सर्न में ये यहाँ पर है, स्विट्जरलैंड एंड क्या कहते हैं ऑस्ट्रिया की जो बॉर्डर है वहाँ पर है, ओके। और ये डिवाइस इतना बड़ा है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। साइक्लोट्रॉन छोटा भी हो सकता है, छोटा भी साइक्लोट्रॉन बना सकते हैं, बड़ा भी बहुत ह्यूज भी बना सकते हैं। तो ये जो साइक्लोट्रॉन LHC है जहाँ पे बोसॉन पार्टिकल, न्यूट्रॉन पार्टिकल क्या है, फिर ये क्वांटम फिजिक्स का स्टडी किया जाता है सर्न पे, ओके। सेंटर फॉर यूरोपियन रिसर्च वाला जो है उस पे जाके सारे पार्टिकल फिजिक्स वहाँ पे जाके मतलब कि रिसर्च कर रहे हैं। और सबका सपना होता है फिजिक्स का कि वहाँ पे इस तरह से हम रिसर्च में शामिल हो, ओके। सो ये इसका हम आपको देते हैं साइज का आकलन इसका कर दिए। ये साइक्लोट्रॉन जो है उसका डायमीटर जो है 27 किलोमीटर है। 27 किलोमीटर के डायमीटर में सर्कमफेरेंशियल शेप का ये साइक्लोट्रॉन है। आप इमेजिन कीजिए कि पूरे हेड का जो है डायमीटर अगर हम देखेंगे तो हार्डली 2 से 3 किलोमीटर होगा, हार्डली 2 to 3 किलोमीटर होगा। और ये इसका डायमीटर जो है 27 किलोमीटर है। मतलब कि ये कितना बड़ा डिवाइस है, मतलब इसको बनाने में कितना खर्चा आया होगा। बहुत सारे लोग वहाँ पे काम करते रहते हैं। तो एक्चुअल में ये होता क्या है उसके लिए हम देखते हैं। तो इसको हम पार्टिकल एक्सेलरेटर भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? पार्टिकल एक्सेलरेटर। चार्ज पार्टिकल, पार्टिकल एक्सेलरेटर। ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जनरली हम यूज करते हैं। पॉजिटिव चार्ज इज बीइंग एक्सेलरेटेड। सो पॉजिटिव चार्ज जो है इसके थ्रू एक्सेलरेट किया जाता है, ओके। पॉजिटिव चार्ज इज बीइंग एक्सेलरेटेड। अब ये डिवाइस किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस तरह से काम करता है, इसमें दो चीजों का हम लेते हैं। आप जानते हो क्या? सबसे जो फंडामेंटल प्रिंसिपल जो होता है इसका, इसमें कि टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी जो है वो वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है, ओके। सो इस डिवाइस का वर्किंग प्रिंसिपल की बात करेंगे तो टाइम पीरियड जो है वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। तो हम क्या करते हैं, हाई अल्टरनेटर लगा के, हाई पोटेंशियल डिफरेंस वाला अल्टरनेटर लगा के हम किसी चार्ज पार्टिकल को बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, बहुत ज़्यादा स्पीड हम दे सकते हैं। किस तरह से देंगे उसके लिए हम यहाँ पे इसका थ्योरी हम ऑब्जर्व करेंगे, ओके। सो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, आपके बोर्ड में पूछा जाता है व्हाट इज साइक्लोट्रॉन, ये याद रखेंगे। अ डिवाइस, ये क्या है साइक्लोट्रॉन? डिवाइस which which accelerate पॉजिटिव चार्ज, ओके। नेगेटिव भी यूज कर सकते हैं बट नेगेटिव जो है बेसिकली इलेक्ट्रॉन होता है और पॉजिटिव प्रोटॉन होता है। तो बेसिकली जो चार्ज पार्टिकल होता है हमारा वो पॉजिटिव आयंस या प्रोटॉन होता है, ओके।
सो पॉजिटिव आयंस और प्रोटॉन होता है, सो प्रोटॉन को ही यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन का यूज नहीं करते, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो क्या है, बहुत ही कम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास जो है बहुत ही कम होता है, और जब हम उसको स्पीड देंगे तो उसके मास में वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है और उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। ओके, सो डिवाइस विच एक्सेलरेट पॉजिटिव चार्ज, उसको हम साइक्लोट्रॉन बोलते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो, इसको अब हम मिटा देते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल में सबसे पहले इसका क्या होता है, कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन जो होता है कि एक लार्ज वैक्यूम चैम्बर होगा, लार्ज जो है चैम्बर होता है, लार्ज चैम्बर होता है, और इसमें जो है दो डी को प्लेस किया जाता है। डी इज नथिंग बट क्या है, डी कुछ भी नहीं होता, ये सिंपली जो है आप कहो तो ये जो है डी की बात करें तो डी क्या होता है, कंडक्टर होता है, सीट जैसा मेटलिक सीट होता है, उसी का आधा, अगर मान लो कि एक डिस्क है उसको आधा में काट देंगे, हाफ पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो दोनों हाफ पार्ट जो है डी शेप में हो जाता है, तो इसीलिए डी बोला जाता है। ओके ओके, सो इसको जो है डी बोला जाता है, इसको डी बोला जाता है, याद रखेंगे। डी इसलिए बोला जाता है, तो डी इसलिए बोला जाता है कि इसका शेप जो है डी के शेप का है, इसलिए इसको डी बोला जाता है। ओके, ठीक है, सो इसका शेप जो है डी के शेप का होता है, इसीलिए डी बोला जाता है। ओके, सो ये इसीलिए डी बोला जाता है, इस तरह से होता है। तो ये जो है डी है, ये डी है, और इसको जो है दोनों डी को जो है हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटर से, अल्टरनेटर, हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटर, हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर और अल्टरनेटर बोला जाता है इसको, अल्टरनेटर से कनेक्ट कर देते हैं। ओके, हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटर से दोनों डी को हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। अल्टरनेटर क्या करेगा, अल्टरनेटर जो है वेरी हाई पोटेंशियल ऑन चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब कि अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराएगा। अल्टरनेटर का काम क्या है, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराना, और ये वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराएगा इसको। ठीक है, अगर डी से कनेक्टेड है तो यहाँ पर जो पोटेंशियल ये जनरेट करेगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर भी दोनों डी के बीच में होगा। ओके, सो दोनों डी को हम अल्टरनेटर से कनेक्ट कर देते हैं, और चैम्बर को क्या है, इवैक्यूएटेड कर देते हैं। इवैक्यूएटेड इसलिए कर देते हैं कि उसमें और थोड़ा बहुत जो है एक पर्टिकुलर जो गैस है, हाइड्रोजन गैस, उसको हम इसमें, हाइड्रोजन गैस को इसमें फिल कर देते हैं। ओके, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन या हीलियम की बात कर लें, हीलियम गैस इसमें फिल करते हैं, मोनो एटॉमिक। ओके, सो इसमें फिल कर देते हैं, हाइड्रोजन भी होता है, हीलियम भी होता है। अब इसको इवैक्यूएटेड कर देते हैं, वेरी लो प्रेशर, इवैक्यूएटेड चैम्बर। सो इसको पैक कर दो। अब इसमें क्या होगा कि इसमें अब ये हाई पोटेंशियल डिफरेंस है, तो दोनों डी के बीच में क्या होगा, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, ओनली हम पूरा लैंग्वेज लिखेंगे नहीं, आपको याद रखना है, जो इसको बार बार देख लेंगे और 2 बार 3 बार देख लोगे सारी चीज याद हो जाएगी। ये कंडक्टर है, डी क्या है, मेटलिक डिस्क का हाफ हाफ पार्ट है, तो कंडक्टर है। तो अगर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द गैप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली विद इन द गैप, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा विद इन द गैप। ओके, सो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है विद इन द गैप क्रिएट हो जाता है, अगर ये हाई पोटेंशियल डिफरेंस, हाई पोटेंशियल अल्टरनेटर का हम यूज करते हैं तो।
ओके। और ये अल्टरनेटर है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसका पोलरिटी चेंज होता रहेगा, कभी ये पॉजिटिव होगा कभी ये निगेटिव होगा। वैसे ही अल्टरनेटिवली जब ये पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव होगा, और जब ये पॉजिटिव होगा तो ये वाला निगेटिव होगा। ओके, याद रखेंगे अल्टरनेटिवली क्या होगा, जब ये पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा तो ये वाला निगेटिव होगा। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा, चेंज करेगा। अल्टरनेटर है तो इसका डायरेक्शन भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज करता रहेगा। ओके, सो इसका फ्रीक्वेंसी भी होता है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जो हीलियम आयन है वो हीलियम आयन जो होगा आयोनाइज हो जाएगा। हीलियम आयन क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, और वो पॉजिटिव चार्ज का क्रिएशन कर देगा। ओके, अब ये देखो अगर इस गैप में कोई हीलियम आयन है और वो आयोनाइज हीलियम आयन है या हाइड्रोजन आयन है, सो वो क्या होगा, प्रोटॉन की तरह बिहेव करेगा। अब ये क्या है, प्रोटॉन। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, जब ये जस्ट इसके सरफेस के पास है तो ये क्या होगा, ये वाला एक्सेलरेट होगा टुवर्ड्स दिस। मान लो इसको T1 बोल देते हैं, इसको T2 बोल देते हैं, इसको T1 बोल देते हैं और इसको T2 बोल देते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ये क्या होगा, एक्सेलरेट होगा, ये मतलब कि इसकी स्पीड इंक्रीज होगी। और जैसे ही ये डी में एंटर कर जाएगा, जैसे ही ये डी में एंटर कर जाएगा तो इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्योंकि कंडक्टर है ना डी, दोनों डी कंडक्टर है, उसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है। तो डी में ये, हाँ, उसके अलावा एक चीज जो हम भूल गए थे, इसमें जो है इसको डी को जब हम प्लेस करते हैं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट के ये जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट हम दे देते हैं। मान लो कि इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट इधर होगा, चैम्बर में इलेक्ट्रोमैग्नेट इस तरह से होगा। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेट के कारण क्या हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो या परमानेंट मैग्नेट हो या किसी भी तरह से आप क्या करते हो, V क्रॉस P, V क्रॉस P। ओके, या ऊपर दे सकते हैं या नीचे भी दे सकते हैं, तो किसी भी डायरेक्शन में आप क्या करते हो, मैग्नेटिक फील्ड को इसमें चैम्बर में प्रोड्यूस कर देते हो बाय परमानेंट मैग्नेट। एक ऊपर नॉर्थ लगा दो, सॉरी ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इधर नॉर्थ इधर साउथ है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, और डी को फिर ऐसा प्लेस करेंगे। अगर नीचे नॉर्थ है और ऊपर साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, जस्ट जो है एग्जिट जहां से करेगा उसका डायरेक्शन हमें चेंज करना पड़ेगा। ओके, सो उसके अकॉर्डिंग ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एडजस्ट किया जाता है, एग्जिट हमारा चार्ज जो है किधर से करेगा। ओके, सो किसी भी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दे देंगे, और डी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डी शुड बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड should be perpendicular to D. D should be perpendicular to magnetic field and magnetic field should be perpendicular to D. ठीक है जी। सो इस केस में अब B जो है इधर है, तो अब इसको जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये एक्सलरेट होगा इस डायरेक्शन में, और ये एक्सलरेट होगा तो अब इस केस में मैग्नेटिक फील्ड में ये मूव करेगा जो कि परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड के तो एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो जैसे ही ये डी में एंटर करेगा तो ये रोटेट करेगा, ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा इस तरह से। फिर ये क्या है, कांस्टेंट है डी में, तो डी के इनसाइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ डी में मूव करेगा, और फिर ये एग्जिट कर जाएगा, डी से एग्जिट कर जाएगा। ऑब्वियसली अगर मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में कोई मान लो कि हॉरिजॉन्टली अगर चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू इस तरह से एंटर करता है तो ये सेमी सर्कल बनाता हुआ इधर बाहर आ जाएगा। ओके, उसी तरह इसमें भी ये क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। अगर मान लो कि ये V क्रॉस P इधर की बात करें तो ठीक है, इधर हम रख देते हैं, तो ये प्लस चार्ज जो है इधर से एंटर किया फिर इधर आ गया। अब जैसे ही ये एग्जिट करता है, जैसे ही ये एग्जिट करता है तो पोलरिटी चेंज हो जाता है। जैसे ही चार्ज पार्टिकल एग्जिट करेगा एक डी से, एक डी में एंटर करके एग्जिट करेगा, वैसे ही पोलरिटी चेंज हो जाएगा। ये क्या होगा, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा, इधर हो जाएगा। तो अगेन जैसे ही ये एग्जिट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में
ये क्या होगा, एक्सेलरेट हो जाएगा, तो वेलोसिटी इसका बढ़ जाएगा। अभी जो है इंक्रीज वेलोसिटी के साथ अगर ये रोटेट करेगा तो टाइम पीरियड, इसमें रोटेट करने में टाइम तो उतना ही लेगा जितना कि इसमें रोटेट करने में लिया, बट इसका पाथ क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका पाथ जो है बढ़ जाएगा, ये ज्यादा रेडियस के साथ इसमें रोटेट करेगा। फिर ये सेमी सर्कल का फॉर्मेशन करेगा इसमें, और फिर इससे एग्जिट मारेगा। जैसे ही इससे एग्जिट करने को हुआ वैसे ही अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, फिर से ये एक्सेलरेट होगा, और इससे एक्सेलरेट होगा तो फिर से इसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। वेलोसिटी बढ़ने से क्या होगा, जो इसमें घूमने में टाइम लेगा उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, जितना टाइम इसमें लगा उतना ही टाइम इसमें, उतना ही टाइम इसमें। तीनों मतलब कि तीनों मोशन के लिए अगर देखें, तीनों पाथ के लिए, तो टाइम जो लग रहा है हर एक डी में जो है सेम टाइम इंटरवल के लिए घूमेगा। ओके, बट जैसे ही ये गैप में आता है, तो गैप में आता है तो उसका वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो अब ये इंक्रीज वेलोसिटी के साथ रोटेट करता है तो पाथ इंक्रीज हो जाता है, टाइम सेम होगा, फिर सेम टाइम में ये बाहर आएगा। और फिर जैसे ही ये आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, फिर से रिवर्स हो जाएगा, फिर से एक्सेलरेट हो गया, फिर से अगेन ये इंक्रीज वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। तो ये रिपीटेशन बार बार चलता रहता है, ये रिपीटेशन क्या है, बार बार चलता रहता है। ओके, सो इस केस में बार बार चलता रहता है, और ये जो है एक फाइनल जब होगा पूरा डी में घूम लेगा, पूरा डी में घूम लेगा, ये बाद में क्या होगा, एग्जिट हो जाएगा, कहीं से एग्जिट हो जाएगा। तो बट लेकिन एग्जिट होते होते इसका स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है या स्पीड जो है बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और ये बार बार ये एक्सेलरेट कराएगा, बार बार मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ टाइम अगर एक्सेलरेट हुआ तो इसका स्पीड क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली लाइट के स्पीड को अचीव कर सकता है। ओके, सो लाइट के स्पीड को ये अचीव कर सकता है अगर आपका साइक्लोट्रॉन जो है सफिशिएंटली लार्ज एंड इफेक्टिव है तो। सो उस केस में अब इस जो है चार्ज पार्टिकल को, इस चार्ज पार्टिकल को अगर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाता है, अब इस हाई काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल को जनरली हम यूज करते हैं मटेरियल या ये यूनिवर्स बना किस चीज़ से, कोई भी पार्टिकल किस फंडामेंटल बेसिस पे बना हुआ है, उसको हम रिसर्च, उस थ्योरी को हम सर्च कर रहे हैं, उसके लिए रिसर्च में हाई एनर्जी पार्टिकल, हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। बेसिकली हाई एनर्जी पार्टिकल बात करेंगे। ओके, सो ये हाई एनर्जी पार्टिकल, दो हाई एनर्जी पार्टिकल को कोलाइड करके जनरली देखते रहते हैं कि कौन सा नया नया पार्टिकल बनता है, तो पता चला क्वार्क बनता है, बोसॉन है और कुछ है। ओके, सो इस तरह से ये साइक्लोट्रॉन हो गया। आई होप कि आप साइक्लोट्रॉन समझ गए। ओके, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो जस्ट रिव्यू में जाओ, पीछे बैक जाओ, वापस से रिव्यू करो, एक एक बात को अच्छे से नोट करो, और फिर आप इसको पूरे असाइनमेंट के तौर पे लो, और उसको आप अच्छे से फिर वीडियो देखने के बाद आप ये असाइनमेंट अपने से बनाओ और फिर आप उसको सबमिट करो। ओके, अब इस केस में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ये सब बातें होती है। ओके, सो आप बात करेंगे तो टाइम पीरियड तो वही होगा, टाइम पीरियड की बात करेंगे तो टाइम पीरियड जो होगा वो क्या होगा, 2πm/qb, 2πm/qb। ऑब्वियसली टाइम पीरियड की बात करेंगे, अगर बी बहुत ज़्यादा है, मैग्नेटिक हाई मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं, बी अगर ज़्यादा है तो ये टाइम पीरियड बहुत कम होगा, तो टाइम पीरियड कम होगा तो फ्रीक्वेंसी जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। याद रखेंगे, टाइम पीरियड अगर कम हो गया तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो फ्रीक्वेंसी जो है वेरी हाई होता है। तो जो अल्टरनेटर फ्रीक्वेंसी है वही साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए दोनों में। अगर दोनों में लैग हुआ, दोनों फ्रीक्वेंसी में लैग हुआ तो आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं रहेगा। ये जो है फिर ये उतना जो जितना काइनेटिक एनर्जी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उतना काइनेटिक एनर्जी ये नहीं गेन कर पाएगा।
जनरली क्या होता है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होता है तो स्पीड के साथ साथ इसमें लैग आते रहता है, क्योंकि इसका मास भी चेंज होता है। तो उसके इसमें जो है मास जब चेंज होता है तो इसका फ्रीक्वेंसी, अगर मान लो कि स्पीड बढ़ेगा, आप जानते हो आइंस्टीन का रिलेटिविटी थ्योरी की, उसमें अगर स्पीड अगर चेंज करता है, वेरी करता है, तो मास भी चेंज करता है। और अगर मास चेंज कर गया तो ये क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा। मास अगर चेंज कर गया तो ये हो जाएगा आपका, फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो चेंज हो जाएगा। स्पीड के साथ मास इंक्रीज कर जाता है तो इसका रोटेशन और फ्रीक्वेंसी जो होगा वो क्या होगा, कम होता जाएगा। इसका मतलब जो है सर्कुलेशन फ्रीक्वेंसी एंड जो है अल्टरनेटर फ्रीक्वेंसी, उसमें क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने का, इंक्रीज करने का काम करता है, वो उसको डिक्रीज कराने का भी काम करेगा। तो ये लिमिटेशन आ जाता है कि एक सर्टेन लिमिट तक ही हम इसको सर्कुलेट करा सकते हैं, बट फिर भी वो सर्टेन लिमिट बहुत हाई है, तब तक उस पार्टिकल को हम बहुत ज़्यादा एनर्जी दे सकते हैं। ओके, सो ये याद रखेंगे, ये प्रोस्पेक्टिव याद रखेंगे कि मास स्पीड के साथ क्या होता है, लिमिटेशन क्या है साइक्लोट्रॉन का, कि स्पीड बढ़ने के साथ मास बढ़ते रहता है। स्पीड बढ़ने के साथ क्या होता है, मास जो होता है वो क्या होता है, रेस्ट मास डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय, इसको हम मिटा देते हैं, 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ओके, यहीं से देखो, अगर v जो है c को अटेंड कर लिया तो m जो है ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। m नॉट जो होता है रेस्ट मास, जब पार्टिकल जो है रेस्ट पर होता है तो उसको बोला जाता है। ओके, सो विथ इंक्रीज इन, याद रखेंगे, इंक्रीज इन स्पीड, विथ इंक्रीज इन स्पीड m जो है इंक्रीजेज, m इंक्रीजेज, consequently फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन, फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलेशन डिक्रीजेज। ओके, यही लिमिटेशन होता है कि स्पीड जब इंक्रीज होगा तो मास इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगा, रोटेशन पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा, और वो अल्टरनेटिव जो जनरेटर है उसके फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर पाएगा। तो उस केस में क्या होगा, जो है थोड़ा सा जो एनर्जी लिमिटेशन है साइक्लोट्रॉन का, कितनी एनर्जी दे सकता है वही रहेगा। ओके, तो पहला तो ये, दूसरा जो है कितना एनर्जी गेन कर सकता है वो डिपेंड करेगा काइनेटिक एनर्जी गेन बाय पार्टिकल जो होता है, काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय पार्टिकल डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ डी। ओके, किस तरह से डिपेंड करता है, देखो ये तो जब तक रोटेट करते रहेगा जब तक कि डी से बाहर नहीं आ जाए, तो किस तरह से डिपेंड करता है तो उसको भी देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आप याद रखेंगे इसको। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं इसको, साइक्लोट्रॉन साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ओके, ये याद रखेंगे, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी इसको बोला जाता है। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्या होगा, क्यू बी बाय 2 पाई एम। सिंपल है, जो जनरल फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं वही वाला फ्रीक्वेंसी है ये। ओके, सो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी की बात की है। नाउ हम बात करेंगे, अब देखो इस केस में R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी होता है, R इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। R जो होगा वो क्या होगा, रेडियस ऑफ डी, रेडियस ऑफ डी। ओके, रेडियस ऑफ डी। ओके, सो यहाँ से v की बात करेंगे तो v का लिमिटेशन देखेंगे तो ये हो जाएगा क्यू बी आर बाय एम, क्यू बी आर बाय एम, मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम वी मैक्स की बात करें, मैक्सिमम स्पीड
gained by particle, मैक्सिमम स्पीड गेन बाय पार्टिकल की बात करेंगे तो क्यू वी आर बाय एम हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल जो होगा वो क्या होता है बताओ। जनरल फॉर्मूला जो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ से ही आप दोगे तो हाफ एम, और वी स्क्वायर की बात करेंगे तो क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय ये जो होगा एम स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी के ई जो हो गया ये हो गया आपका क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2m। काइनेटिक एनर्जी जो हो गया क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2m। ओके ठीक है बच्चे, बोलो हाँ या ना। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है, आपको एडवांस में भी पूछा जाता है। बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन होता है साइक्लोट्रॉन 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का। सो इसको आप बिल्कुल कैजुअल नहीं लेंगे, सीरियसली आप एक बार बुक भी जाके पढ़ोगे लैंग्वेज, और उसके बाद असाइनमेंट देख लो, क्वेश्चन देख लो किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, और फिर आगे हम बात करते हैं इसके। ओके सो ये सारे एस्पेक्ट्स आप याद रखेंगे साइक्लोट्रॉन में। ना हम आगे मूव करेंगे, अब हम बात करेंगे तो ये मैग्नेटिज्म का सारा एक्सपेक्ट्स हो गया लगभग। ओके मैग्नेटिक मोमेंट की भी बात कर ली, तो मैग्नेटिक मोमेंट इन करंट लूप। नाउ हम बात करेंगे क्लासिकल मैग्नेटिज्म का। ओके क्लासिकल मैग्नेटिज्म का, सो क्लासिकल मैग्नेटिज्म का बात करेंगे या नेचुरल मैग्नेट। ओके सो क्लासिकल मैग्नेटिज्म की बात करेंगे हम लोग, मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेट। ओके सो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बार मैग्नेट से। क्या बार मैग्नेट से, तो बार मैग्नेट की बात करेंगे तो ये क्या होता है, बार मैग्नेट में पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉर्थ पोल से एग्जिट करता है और साउथ पोल को एंटर करता है। नॉर्थ पोल से एग्जिट करता है एंड साउथ पोल को एंटर करता है। सो इस केस में देखो यहाँ पे इस तरह से होता है। ओके सो और भी हो सकता है इसमें, और भी हो सकता है इस तरह से। ओके सो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है। मैग्नेटिक फील्ड जो है क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है। मैग्नेटिक फील्ड जो है क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है। ओके मैग्नेटिक फील्ड जो है क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है। सो इस तरह से देखो ये बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड ये जो आपको लूप का फॉर्मेशन करता हुआ नहीं दिख रहा है, ये ड्यू टू हमारा जो बोर्ड का साइज है उसके कारण हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। नहीं तो ईच एंड एवरी फील्ड जो होगा वो क्या होगा, क्लोज लूप का फॉर्मेशन करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को टच नहीं करेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है बार मैग्नेट से किसी भी एंगल पे एग्जिट कर सकता है और किसी भी एंगल पे एंटर कर सकता है, ये सब याद रखेंगे। और ये जो पोल होता है, पोल की बात करेंगे तो जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कंसंट्रेशन या नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया ज्यादा होगा, वो क्या कहलाएगा, पोल होगा, मैक्सिमम। ओके दो तरह के पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होते हैं। नॉर्थ पोल को क्या बोला जाता है, नॉर्थ पोल को हम कंसीडर कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक चार्ज होता है तो इसको नॉर्थ पोल को हम कंसीडर कर सकते हैं पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज, एंड साउथ पोल को कंसीडर कर सकते हैं नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज। ओके सो ये याद रखेंगे। पोल क्या होगा, पोल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा पॉइंट और पोजीशन इन मैग्नेट where concentration
concentration of magnetic field is maximum. Concentration of magnetic field is maximum. ओके, ठीक है बच्चों. सो ये ध्यान रखेंगे. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है क्लोज लूप का परमिशन हम सारा चीज नहीं लिख रहे हैं, हम आपको बोल दिया जाता है यहाँ पे, आप खुद से लिख लो. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज लूप in the magnetic field lines enter or exit at any angle, enters or exit and at any angle. Two magnetic field lines never intersect each other because if they intersect, okay, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, why two electric field lines never intersect each other or why two magnetic field lines never intersect each other. तो अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट डालेंगे, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे टेंजेंट डालेंगे तो टेंजेंट जो होता है इस गिवन पॉइंट पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. ये टेंजेंट जो है गिवन पॉइंट पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. तो किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन वेक्टर क्वांटिटी है, तो किसी वेक्टर के लिए पॉसिबल है कि वो दो डायरेक्शन को प्रोड्यूस करे एट एनी इंस्टेंट. ओके, सो ये पॉसिबल नहीं है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. इट इज नॉट पॉसिबल या इट इज एब्सर्ड दैट एनी वेक्टर क्वांटिटी हैज टू डायरेक्शन एट ए पॉइंट. ये तो बेवकूफी वाली बात होगी कि भाई किसी कोई वेक्टर भी है और उसके पास दो डायरेक्शन है. दो डायरेक्शन करने का मतलब अगर किसी आदमी को मान लो कि दोनों डायरेक्शन में जाने को बोले तो पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है. इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वेक्टर है तो ये दो डायरेक्शन को नहीं प्रोड्यूस कर सकता एट ए पॉइंट. सो दैट्स व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. ओके, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे. और भी बात करेंगे. बार मैग्नेट में वन पोल नॉर्थ पोल कहा जाता है, दूसरे पोल को साउथ पोल कहा जाता है. नॉर्थ पोल करने का मतलब पोजीशन या एंड ऑफ मैग्नेट फ्रॉम वेयर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस exit is called as north pole and end of magnet at which magnetic field lines enter is called south pole. Within the magnet direction of magnetic field is from south pole to north pole. Within the magnet direction of magnetic field is from south to north pole. तो ये जितने बातें आपको बताया गया है वो आप नोट करोगे, अपना नोट बनाओगे. तो हम यहाँ पे नोट नहीं करवा रहे हैं क्योंकि वीडियो है, हम बोल ही रहे हैं, तो आप नोट कर लो. हमारे लिखने से कुछ नहीं होगा, ये टाइम पास हो जाएगा. ओके, तो ये सब चीजें हम बोल देते हैं. तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे. बार मैग्नेट क्या होता है, आयरन जनरली जो है बार मैग्नेट की बात करेंगे तो बार मैग्नेट के अराउंड जो है आयरन फाइलिंग को अगर हम करेंगे, स्प्रेड करेंगे, तो ये इस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में आयरन फाइलिंग क्या होगा, अपने आप को अरेंज कर लेगा. ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी हो गया. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस emanate from north pole and terminate at south pole. Magnetic field lines form closed loop. Two magnetic field lines never intersect each other. Okay, and pole की बात करेंगे तो position in magnet where concentration of magnetic field lines is maximum is known as pole. Okay, so pole strength of magnetic charge की बात करेंगे. Pole strength of magnetic charge. Okay, सो पोल स्ट्रेंथ को हम मैग्नेटिक चार्ज भी कंसीडर करते हैं. सिंपली आप याद रखेंगे, पोल स्ट्रेंथ कैन बी कंसीडर्ड एज मैग्नेटिक चार्ज. पोल स्ट्रेंथ जो होता है कैन बी कंसीडर्ड एज मैग्नेटिक चार्ज. ओके, north pole is considered, north pole पहले ही डिफाइन कर रखे हैं कि एंड ऑफ मैग्नेट फ्रॉम व्हिच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एमिनेट, बाहर आता है. एमिनेट करने का मतलब बाहर आना. सो कंसीडर्ड एज पॉजिटिव
मैग्नेटिक चार्ज। एंड साउथ पोल जो होता है, साउथ पोल इज कंसीडर्ड एज, ऐसा ही लिख लोगे आप, कंसीडर्ड एज, जरूरत पड़ेगा तो, नहीं तो आप सिर्फ इसको जान के रखो। ओके, कंसीडर्ड एज, हालांकि ये पूछता नहीं है कभी। नेगेटिव, पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज को प्लस m से डिनोट करते हैं, एंड नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज की बात करेंगे तो उसको नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज की बात करेंगे, नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज, तो ये जो होगा माइनस m से रिप्रेजेंट करेंगे। तो किसी बार मैग्नेट की बात करेंगे तो बार मैग्नेट जो होता है, बार मैग्नेट की बात करेंगे तो बार मैग्नेट को ऐसा मैग्नेटिक डायपोल की तरह भी कंसीडर करते हैं। ओके, तो मैग्नेटिक डायपोल, अगर मान लो कि ये जो है आपका बार मैग्नेट है, तो ये अगर मान लो कि ये आपका नॉर्थ पोल है, इस पे चार्ज प्लस m देते हैं, और ये साउथ पोल है तो इस पे चार्ज माइनस m देते हैं। ओके, मैग्नेट जो है हमेशा याद रखेंगे नोट करके कि मोनोपोल जो है, मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट, मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट। अब मैग्नेट विथ नो पोल एग्जिस्ट करता है बट मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। अब जैसे कि सर्कुलर शेप में टॉरॉइड है, अगर टॉरॉइड तो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, बट परमानेंट मैग्नेट की भी बात करेंगे तो ये क्या होता है, डिस्क के शेप में मैग्नेट आपने देखा होगा, बहुत सारे टॉय में होता है, यूज होता है, मोटर में यूज होता है। सो वो डिस्क के शेप में एनुलर रीजन में जो मैग्नेट होता है उसमें पोल का निर्धारण कैसे करेंगे। अगर मैग्नेट जो है ऐसा है तो ये टॉरॉइड वाला जो होगा, ये डिस्क शेप मैग्नेट की बात करेंगे तो इसमें नो पोल, इसको हम बात करेंगे नो पोल मैग्नेट, नो पोल मैग्नेट। टॉरॉइड जो है, और टॉरॉइड ये परमानेंट मैग्नेट भी होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा तो उसको टॉरॉइड बोला जाएगा। ओके, सो डिस्क शेप मैग्नेट जो होता है, मटेरियल ये इस तरह से एनुलर रीजन में होता है, मटेरियल की बात करेंगे तो इस तरह से एनुलर रीजन में होता है। सो ये नो पोल मैग्नेट एग्जिस्ट करता है, याद रखेंगे। टॉरॉइड क्या है, नो पोल मैग्नेट है, याद रखेंगे। और मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता। इसके अलावा ये याद रखेंगे आप कि मैग्नेट जो है ऑलवेज एग्जिस्ट एज मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेट जो है हमेशा मैग्नेटिक डायपोल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो मैग्नेट जो होगा ऑलवेज एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल। ओके, सो मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, ये याद रखेंगे। मैग्नेट का छोटा, अगर ऐसा ये मैग्नेट है, इसका छोटा सा भी टुकड़ा करेंगे, बिल्कुल टाइनी पार्टिकल शेप में भी, ये डस्ट के शेप में भी होगा तो उसमें दो पोल जरूर होगा। ओके, डस्ट साइज का भी होगा, तो हालांकि डस्ट साइज का हो गया तो उसमें मैग्नेटिज्म ही खत्म हो जाता है। ओके, जितना अगर आप किसी मैग्नेट को पीस के बुरादा बना दोगे तो क्या हो जाएगा, उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। ओके, हैमरिंग करने से, हीटिंग करने से, या फिर इससे अल्टरनेटिंग करंट पास कराते तो इसका मैग्नेटिज्म ही खत्म हो जाएगा। आप मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ेंगे आगे तो उसमें बताएंगे। ओके, सो ये याद रखेंगे, मैग्नेट जो है हमेशा मैग्नेटिक डायपोल के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, मतलब कि हमेशा कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होगा ही होगा। टाइनी मैग्नेट ऑल्सो एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक डायपोल। ओके, सो छोटा से छोटा मैग्नेट भी मैग्नेटिक डायपोल के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। ओके, मोनोपोल कुछ भी नहीं होता, नहीं करता। ओके, ये याद रखेंगे। तो अगर कोई मैग्नेट है, अगर बार मैग्नेट, सपोज कि बार मैग्नेट है, तो अगर ये माइनस एम है और ये प्लस एम है, और दोनों पोल के बीच का जो लेंथ है 2l है, इस 2l को बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ। ओके, सो मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है 2l, मतलब कि
मैग्नेटिक लेंथ की बात करेंगे तो ये जो होता है सेपरेशन बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये क्या होगा, सेपरेशन बिटवीन सेपरेशन बिटवीन सेपरेशन बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, या डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जो है मैग्नेटिक लेंथ कहा जाता है। मैग्नेटिक लेंथ जो होगा वो जनरली क्या होता है, जो ये पोल होता है जस्ट जो है एंड पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, जस्ट एंड पे जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, जस्ट एंड पे मतलब कि एंड पे नहीं होता है, लिटिल बिट इनसाइड द एंड होगा, लिटिल बिट इनसाइड द एंड होगा। तो इस केस में मैग्नेटिक लेंथ जो होगा जनरली, मैग्नेटिक लेंथ जो होता है ज्योमेट्रिकल लेंथ से क्या होता है, ज्योमेट्रिकल लेंथ से छोटा होता है, ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ मैग्नेट, ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ मैग्नेट से क्या होता है, छोटा होता है। ये बात हम याद रखेंगे। तो मैग्नेटिक डायपोल की बात करेंगे, मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट को, इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं, इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, किससे, कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और ये भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, याद रखेंगे। ओके, सो डायपोल मोमेंट जो भी होगा, इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दोनों क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, ये बात याद रखेंगे। सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात करेंगे तो जैसे इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट में हम लोग लिखते थे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, सो वैसे ही इस केस में भी हम लिखेंगे मैग्नेटिक चार्ज m इंटू 2l, क्या होगा, m इंटू 2l। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात करेंगे तो ये होगा आपका m इंटू 2l, एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल जो होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, या डायपोल मोमेंट डायरेक्ट लिखे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो अगर आपने इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट को देखा होगा, इलेक्ट्रिकल डायपोल को देखा होगा, तो वहां पर जो है डायपोल मोमेंट का जो है डायरेक्शन क्या होता था, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो वैसा ही यहाँ पे फ्रॉम नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज टू पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज होगा। वैसा ही यहाँ पे भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा, नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज फ्रॉम नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज टू पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज होगा। ओके, सो याद रखें, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज, नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज करने का मतलब साउथ पोल, क्या, साउथ पोल टू पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज, प्लस पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज करने का मतलब नॉर्थ, ओके। सो ये याद रखेंगे बच्चे, इसको हम याद रखेंगे। तो ये डायपोल मोमेंट हो गया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इन टर्म्स ऑफ पोल स्ट्रेंथ, इन टर्म्स ऑफ पोल स्ट्रेंथ आपको याद रखना है। जैसा इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट की बात करते थे, चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन चार्ज, या फिर लेंथ ऑफ डायपोल की बात करते थे, वैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात करेंगे तो पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ होगा, पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ होगा। ओके, सो अगर हम इसकी बात करें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का,
पोल स्ट्रेंथ into magnetic dipole, magnetic length, ठीक है जी। सो अगर हम देखो जैसे कि किसी बार मैग्नेट को हम क्या करते हैं, नॉर्थ साउथ है ये। सो अगर मान लो कि ये एल शेप का है और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया सेमी सर्कुलर आर्क के फॉर्म में, ओके। सो ये जो हो जाएगा, अब इसका रेडियस हो गया आर, तो ये जो है अगर मान लो ये साउथ पोल होगा, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो इस केस में देखेंगे तो पाई आर इक्वल टू क्या होगा, एल हो जाएगा। सो मैग्नेटिक लेंथ की बात करेंगे तो मैग्नेटिक लेंथ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। मैग्नेटिक लेंथ क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो इनिशियल अगर मैग्नेटिक मोमेंट m जो था, m इंटू एल था, अभी क्या हो जाएगा बताओ तो, m डैश इक्वल टू जो हो जाएगा, ये हो जाएगा m इंटू 2r। और यहाँ से देखो r की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू 2 इंटू एल बाई पाई। तो ये हो गया आपका m डैश इक्वल टू, अगर देखें तो ये हो गया आपका 2 बाई पाई इंटू एम एल, तो 2 बाई पाई इंटू एम, 2 बाई पाई इंटू एम। ठीक है बच्चे, ओके। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है चीजें। और भी मान लो कि इक्विवेलेंट डायपोल मोमेंट की बात करेंगे, अगर इक्विवेलेंट डायपोल मोमेंट की बात करेंगे तो इस केस में देखो क्या क्या हो सकता है। अगर देखो यहाँ पे दो मैग्नेट है M1, अगर इसकी बात करें तो ये जो है इसका प्लस m है और ये माइनस 2m है, और ये जो है इस तरह से m है, ओके। दोनों का लेंथ जो है l है, यहाँ से यहाँ तक कुल सेपरेशन जो है l है। तो इसका कहेगा इक्विवेलेंट या फिर डायपोल मोमेंट काउंट करते हैं, ओके। इसका डायपोल मोमेंट की बात करें तो इसका डायपोल मोमेंट देखोगे तो इसको अलग अलग दो बार मैग्नेट देख सकते हैं, बताओ हाँ या ना। इसको अलग अलग दो बार मैग्नेट देख सकते हैं। सो इसको देखो तो एक जो है मैग्नेटिक डायपोल इधर होगा m, और इधर एक मैग्नेटिक डायपोल होगा m। अब देखो दो वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो m इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो m इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, अगर इसका दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, अगर डिफरेंट होता तो m1 स्क्वायर अंडर रूट m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर लिखते, अगर दोनों का इक्वल है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू m। अगर इस केस में मान लो कि ये जो है आपका ये जो है m है और ये क्या है -4m है, और इस तरह से +3m है, ओके। सो ये इस तरह से अगर है ये +3m और ये +m और ये -4m है, तो इस केस में अगर देखेंगे तो ये क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में 3m होगा, ठीक, और ये इस डायरेक्शन में m होगा। अब देखेंगे m इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो m इक्विवेलेंट जो हो जाएगा अंडर रूट इसका मैग्नीट्यूड 3m, इसका m है तो 3m का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट 10m। सो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इक्विवेलेंट डायपोल मोमेंट क्या होगा, गिवन फिगर दे देगा आपको और डायपोल मोमेंट उसका पूछा जाएगा, ओके।
डायपोल मोमेंट पे और भी आते हैं, या मैग्नेटिक मोमेंट बोला जाता है इसको, डायपोल मोमेंट या फिर मैग्नेटिक मोमेंट। इफ ए बार मैग्नेट cut into two equal parts, अगर किसी बार मैग्नेट को आप यहां से कट कर देते हो, तो इसका अगर मान लो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट -m और ये +m था टोटल, तो इसका हो जाएगा -m/2 और इसका -m/2 और इसका हो जाएगा +m/2, इसका हो जाएगा +m/2। तो पोल स्ट्रेंथ क्या होगा? पोल स्ट्रेंथ becomes half if magnet cut magnet has been cut along axis of magnet। सो एक्सिस के लॉन्ग कट करेंगे तो पोल स्ट्रेंथ क्या होगा? हाफ हो जाएगा। एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात करेंगे, सो इस केस में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ 1/2 डायपोल मोमेंट ऑफ 1/2 की बात करेंगे, तो ये m डैश जो हो जाएगा, m डैश इक्वल टू क्या होगा? पोल स्ट्रेंथ m/2, और जो है मैग्नेटिक लेंथ चेंज नहीं करेगा। मैग्नेटिक लेंथ इस केस में क्या हो रहा है? नहीं चेंज कर रहा है, मैग्नेटिक लेंथ रिमेन सेम। डायपोल मोमेंट क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ, तो पोल स्ट्रेंथ आधा हो गया, मैग्नेटिक लेंथ जो होगा वही 2L हो जाएगा। ओके, अगर इसको हम यहाँ से यहाँ तक 2L बोले तो 2L ही रहेगा, ठीक है। सो इस केस में इनिशियल जो था, इनिशियल डायपोल मोमेंट की बात करेंगे, तो इनिशियल डायपोल मोमेंट जो होगा, इनिशियल डायपोल मोमेंट की बात करें तो m इक्वल टू जो होगा मैग्नेटिक फील्ड m इंटू 2L, दैट इज इसको m इंटू 2L को m कैपिटल M बोलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल M/2 हो जाएगा। अगर उसको हम अलोंग द एक्सिस कट कर देंगे, अलोंग द एक्सिस अगर कट कर देंगे दो हाफ में, तो पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। मैग्नेटिक लेंथ दिख रहा है, चेंज नहीं होगा, सेपरेशन बिटवीन पोल चेंज नहीं होता है, तो मैग्नेटिक लेंथ चेंज नहीं होगा। डायपोल मोमेंट की बात करेंगे, 1/2 का क्या हो जाएगा? जो इनिशियल पूरा है उसका आधा हो जाएगा। ओके, इसको याद रखेंगे। अब इसको हम कट कर सकते हैं, इसको नोट करेंगे जो भी बताया गया आपको। दूसरा, आप इसको इस तरह से भी कट करेंगे। ओके, सो ये देखो, ये पूरा जो है क्या है? 2L है, पूरा क्या है? 2L है। ओके, ठीक है, सो ठीक है भाई। तो ये पूरा 2L है, अगर इसको कट कर दिया तो ये देखो दो हाफ बन गया, दो हाफ बन गया। इस केस में अगर परपेंडिकुलर टू एक्सिस कट करते हैं टू हाफ में, तो पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगा। इस हाफ का भी पोल स्ट्रेंथ देखेंगे तो ये अगर +m है, +m होगा, और ये -m हो जाएगा, लेकिन लेंथ जो है वो आधा हो गया। और इस हाफ का भी देखेंगे तो ये हो गया +m और ये -m, और लेंथ जो है आधा हो गया, मैग्नेटिक लेंथ हाफ हो गया। सो इस केस में इफ कट into
two half and made, if cut into two half in direction perpendicular to axis, perpendicular to axis, इस केस में क्या होता है, मैग्नेटिक लेंथ जो हो जाता है, मैग्नेटिक लेंथ becomes half and पोल स्ट्रेंथ जो होगा, पोल स्ट्रेंथ रिमेन सेम। याद रखेंगे बच्चे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम लेंथ के लॉन्ग काटते हैं, इसको क्रॉस सेक्शन के लॉन्ग काटते हैं, क्रॉस सेक्शन को दो हाफ करते हैं, तो पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाता है, लेंथ चेंज नहीं होता। बट अगर हम एक्सिस मतलब लेंथ को बाइसेक्ट करते हैं, लेंथ को बाइसेक्ट करते हैं, तो पोल स्ट्रेंथ सेम रहता है, लेंथ चेंज हो जाता है। ओके, सो इस केस में डायपोल मोमेंट ऑफ वन हाफ की बात करेंगे, तो डायपोल मोमेंट ऑफ वन हाफ जो होगा वो हो जाएगा m डैश इक्वल टू, क्या लिखोगे, m तो वही रहेगा इनटू l, तो अगेन ये क्या हो जाएगा, ml की बात करेंगे तो ये हो जाएगा m/2 हो गया, m/2 हो गया। ठीक है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ml है तो m इंटू 2l/2, m इंटू 2l तो होता है कैपिटल M/2। सो दोनों केस में बोथ केस में अगर किसी मैग्नेट को अलोंग द एक्सिस, अलोंग द लेंथ इक्वल पार्ट में काटो, या क्रॉस सेक्शन को हाफ करो, या फिर लेंथ के को हाफ कर दो, दोनों केस में क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो हाफ हो जाएगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दोनों केस में क्या होगा, हाफ होगा। एक केस में क्या होता है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं करेगा, अगर लेंथ को आधा कर देंगे तो पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगा, बट मैग्नेटिक लेंथ क्या होगा, वो आधा हो गया। और अगर क्रॉस सेक्शन के लॉन्ग अगर हम हाफ कर देते हैं इसको, तो इसमें मैग्नेटिक लेंथ सेम रहता है, बट पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो इसको याद रखेंगे, दोनों केस में क्या होगा, डायपोल मोमेंट जो है हाफ हाफ हो जाएगा। तो आई होप कि आज हम ये लेक्चर यहीं पे रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे और जो आपको होमवर्क दिया गया है उसका प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से आप करोगे इसको। सो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।